खान सानी है, इनका आत्मवृत्त है और ये अपने जीवन से संबंधित जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका वर्णन करती हैं। तो जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि कहते हैं कि कहीं कोई एक स्पष्ट कारण नहीं होता, लेकिन कुछ यादों के साथ ही भीतर कहीं मुझे अचानक रक्तपात होता है। तो कहते हैं कि मेरा जो मन है वो जो ऐसे साहित्य जगत से जुड़कर भी है वो बेचैन सा जो रहता था। और कहते हैं कि जो व्यक्तिगत तस्वीर मेरी जो बनी थी साहित्यिक जगत में, मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ जैसा व्यक्तिगत तस्वीर मेरी है साहित्य जगत में बनी थी, मैं वो बिल्कुल वैसा नहीं हूँ और जिसे मिटाने में मुझे बहुत वर्षों भी लग गए थे। तो कहते हैं इसका क्या कारण है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कहते हैं कि कुछ यादों के साथ ही भीतर कहीं अचानक एक रक्तपात होता है। ऐसी ये मेरी एक यात्रा थी, ग्वालियर की यात्रा। तो हम चलते हैं ग्वालियर की यात्रा की ओर। यूँ मैंने जगदलपुर से ग्वालियर जाने का स्वागत किया था। तो कहते हैं कि ये वैसे तो मेरे मन में इस बात को स्वीकार कर लिया था कि मुझे जगदलपुर से है वो ग्वालियर है वो चले जाना चाहिए। उस सुदूरवर्ती कोने में पड़े हुए और सब कुछ से कटे कटे कस्बे से मुक्ति जैसे अपने भौगोलिक मानसिक और अनुभव संवेदना के सीमित क्षितिज से बाहर आया था। तो कहते हैं कि मैं जिस प्रकार से अपने आप को कटा कटा मान रहा था, अकेलापन जो मुझे महसूस हो रहा था, उससे मुझे शायद है वो कुछ मुक्ति है वो मिल सके। ऐसा सोचकर मैंने इससे मेरे मन में जो उठा हुआ जो विचार था कि जगदलपुर से ग्वालियर जाने का, इसका मैंने अपने मन से स्वागत किया था। बावजूद जिम्मेदारियों के नए बोझ के मुझे अच्छा लगा और मैं खुश था। हाँ, भले ही मुझे जगदलपुर से है वो ग्वालियर जाने पर अतिरिक्त जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ेगा, इसके बावजूद भी एक नए बोझ के मुझे ये अच्छा लग रहा था और मैं बड़ा खुश भी था। कौन कहते हैं? मुंशी अहमद खान सानी जी कहते हैं। अभी थोड़े ही दिन हुए थे, मैं एक ऐतिहासिक नगरी में पहुंचा। कहाँ? ग्वालियर। सहसा पहुंचने के सम्मोहन में बंधा हुआ था और इस ऐतिहासिक नगरी में अचानक से पहुंचने का सम्मोहन में मुझे था। आसमानी पहाड़ियाँ, पारदर्शी जल और त्वाजे नजर सब्जा और देखने की आधी आंखों में अभी कांटेदार छोटे छोटे झाड़ियाँ, ऊंट जैसे बदशक्ल और बदरंग मिट्टी के ढूंढों और मुहकमा जंगलात के मेले और फटे हुए तंबू जैसे आकाश से समझौता भी नहीं किया था कि दो छोटे छोटे घटनाएं हो गई। तो कहते हैं कि मैंने आसमानी पहाड़ियाँ, पारदर्शी जल और ऐसे मनोरम दृश्य देखे थे, लेकिन कहते हैं कि ये सब देखने की मेरी आदि हो गई थी आंखें। जो अभी कांटेदार छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, ऊँट जैसे बदशक्ल और बदरंग मिट्टी के जो डूहे थे ढेर लगे हुए थे, मुकम्मा जंगलात जैसे मेले और फटे हुए तंबू जो थे, ऐसे आकाश से मैंने समझौता भी नहीं किया था कि मेरे जीवन में दो घटनाएं घटित हो जाती है। कौन सी? वह एक सरकारी पत्र के सह संपादकों का कक्ष था और मेरी तीसरी नौकरी थी। तो कहते हैं कि जहाँ मैंने नौकरी की वो सरकारी पत्र के जो सह संपादक होते हैं उनका कमरा था और मेरी अभी तीसरी नौकरी थी। मैं अपने और अपने परिवार के लिए मकान की तलाश कर रहा था और दफ्तर के साथियों ने मेरी मदद करने के सच्चे झूठे वादे भी कर लिए थे। मकान मुझे चाहिए था किराए पर अपने परिवार के रहने के लिए। दफ्तर के जो लोग थे उनसे मैंने बातचीत की, उन्होंने भी मकान दिलवाने का सच्चे झूठे मुझे वादे किए। मित्रों का मैं रोज पहुंचा करता था, रोज उनसे कहता था, उन्हें याद भी दिलवाता था। वे किसी रियासती सरदार परिवार से संबंध, ग्वालियर के खानदानी बाशिंदे और महाराष्ट्रियन सज्जन थे। कहते जिस मित्र को मैं कहता था वो क्या था, किसी सरदार परिवार से संबंध रखने वाला था और ग्वालियर के जो खानदानी बाशिंदे होते हैं और महाराष्ट्रियन सज्जन थे। मिल जाएगा, वे तसल्ली देते हुए बोले जल्द ही दिला दूंगा। तो जिस मित्र से उन्होंने कहा था कि क्या है, मकान मिल जाएगा, मैं आपको जल्दी ही दिलवा दूंगा, शुक्रिया मैंने कहा था। लेकिन सुनिए, एक बात याद रखेंगे, मकान जहाँ तक हो सके मुस्लिम मोहल्ले में न हो तो अच्छा हो। ऐसा कहा था उन्होंने। अपनी जो डिमांड रखी थी, मांग रखी थी, इच्छा जाहिर की थी कि ठीक है मकान तो मिल जाएगा, लेकिन जहाँ तक हो मुस्लिम मोहल्ले से दूर होना चाहिए मकान। सरकारी दफ्तरों में निःशुल्क चलते हैं, मेरे भी थे, लेकिन मैं शानी के नाम से नहीं जाना चाह सकता। तो कहते सरकारी दफ्तरों में हस्ताक्षर चलते थे, मेरे भी चलते थे, लेकिन मैं शानी के नाम से नहीं बैठना चाहता था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वे मेरे पूरे नाम से परिचित नहीं है। तो कहते मेरे जो मित्र थे सरकारी अफसर में, मेरे जो साथ काम करने वाले थे, मुझे पता नहीं था कि वो मेरे पूरे नाम से वाकिफ भी है या नहीं। मुस्लिम मोहल्ले में मकान न लेने की बात मैंने इसलिए कही थी कि मैं और धार्मिक वातावरण और कट्टरपंथी माहौल से दूर रहना चाहता था। कि धार्मिक वातावरण से और जो कट्टरपंथी अपने ही धर्म के प्रति कट्टर हो, ऐसे लोगों से मैं दूर रहना चाहता था। हम सभी जानते हैं कि मुस्लिम अपने धर्म के प्रति कट्टर और बहुत
उन्होंने चौंकते हुए पूछा कि भाई क्यों क्यों नहीं चाहिए मुस्लिम मोहल्ले में मकान आपको? अगर वैसे ही मोहल्ले में मकान मिल गया तो क्या बुराई है? अगर मुस्लिम मोहल्ले में मकान मिल गया तो भाई बुराई ही क्या है, क्यों बताइए? कहकर एक आध बार मुझे घूरते रहे, फिर मेरे कान के पास झुके और पूरी तरह कॉन्फिडेंस में लेकर धीरे से बोले, सुनिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल मत डरिएगा। यहाँ साले मियाँ लोगों को इतना मारा है कि उनकी आंख उठाने की हिम्मत तक नहीं है। ये बात उन्होंने उनके जो मित्र थे, जो कि क्या सरदार परिवार से संबंध रखने वाले थे, उन्होंने कही। चाहे इसकी और इस एक जैसी 2-3 घटनाओं की प्रतिक्रिया हो या संयोग, मकान आखिर मुझे मिला कि तो एक घोर मुस्लिम मोहल्ले में। मैंने कोई आपत्ति नहीं की, ठीक है, जैसे तैसे करके मकान जहाँ मैं नहीं चाहता था वहीं मुझे मकान मिला। वह एक बाड़ा था जिसमें 4-6 मकान और एक हमारी दिल्ली से मस्जिद का जीना शुरू होता था। कहते मकान भी मिला तो ऐसा घोर मुस्लिम मोहल्ले में मिला, और जो मकान की जो सीढ़ियाँ थी, बाहर जो दरवाजा था उसकी जो सीढ़ियाँ थी वो एक मस्जिद की सीढ़ियाँ शुरू होती थी बाहर वाले किनारे से, दिल्ली से। नए घर में तीसरी या चौथी बार जब बाहर का दरवाजा खुला तो मैंने देखा कि चौखट के पास गाय का गोश्त और कुछ हड्डियाँ फैलाई गई है। तो कहते हैं कि घर में तीसरी या चौथी बार मैंने 3 या 4 बार बाहर का दरवाजा खोला था, तो मैंने देखा कि जो मेरा मकान था उसके बाहर है गाय का मांस रखा गया था और कुछ हड्डियाँ बिखेर दी गई थी। यह सिर्फ शरारत नहीं थी। तो कहते हैं मैं इसे शरारत नहीं कह सकता, क्योंकि मोहल्ले में उत्साही लड़कों के द्वारा विरोध और गुस्से का प्रदर्शन था कि जो मोहल्ले के लड़के थे जो नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ रहूँ, एक हिंदू परिवार है वो आकर यहाँ रहे, इसलिए ये पूरी तरह से पता चल रहा था कि उत्साही लड़कों के द्वारा विरोध और गुस्से का प्रदर्शन किया गया है ताकि मैं मकान छोड़कर भाग जाऊँ। विरोध इस बात का कि मकान मालिक ने मोहल्लेदारी की परंपरा उसूल के खिलाफ सहानी साहब के किसी पंजाबी को मकान क्यों दे रखा है, इस बात का विरोध था कि किसी पंजाबी को मकान क्यों दिया। खासकर इसलिए भी एक मस्जिद का जीना उसी काफिर की दहलीज से होकर जाता है, वह खाना खुदा की तौहीन थी। और कहते हैं कि खास एक तो मकान है वो पंजाबी को दे दिया, दूसरा जो मस्जिद की जीना था उसकी जो सीढ़ियाँ थे उसी काफिर की दहलीज से होकर जाता है, जो उस मकान में रहता है उसकी दहलीज से होकर जाता है। तो ये इसे अपने अल्लाह की तौहीन मान रहे थे, इसलिए विरोध प्रदर्शन करने के लिए ऐसी हरकतें हैं वो करते हैं। खुदा और सनम दोनों को मैं पीछे छोड़ाया था, घोर नास्तिक न सही, मैं 100% संदेहवादी था, और जाहिर है कि संदेह या तर्क का इस्लाम में कोई मौका नहीं। तो कहते हैं कि मैं खुदा और सनम दोनों को पीछे छोड़ाया था, विश्वास नहीं था, घोर नास्तिक भी नहीं था, ऐसा भी नहीं कि मैं घोर नास्तिक था, ऐसा भी नहीं था, और मैं 100% संदेहवादी था, संदेह करता था, और जाहिर है संदेह या तर्क का इस्लाम में कोई लेना देना नहीं है। मेरा घर धर्म या संस्कार नहीं, संस्कृतिगत अर्थों में मुस्लिम था और वह आज भी। मैंने ऐसे माहौल में होश संभाला था जब धर्म नैतिकता की तरह व्यक्ति और समाज दोनों का बिल्कुल जाति मामला था, और जहाँ भाग्यवाद सांप्रदायिकता की भू तक नहीं पहुँची थी। तो कहते हैं कि मैंने ऐसे माहौल में होश संभाला था, मेरा जो बचपन ऐसा बीता है, मेरा जो जीवन बीता है, ऐसे माहौल में मैंने जीना सीखा है जहाँ धर्म नैतिकता की तरह व्यक्ति और समाज दोनों का बिल्कुल जाति मामला था, व्यक्ति और समाज दोनों का जाति मामला। मेरे ऐसे माहौल में मैं रहा हूँ और जहाँ भाग्यवश सांप्रदायिकता की बूंद तक नहीं पहुँची थी, और कहते हैं जहाँ भाग्यवश से सांप्रदायिकता की बूंद तक नहीं पहुँची थी। ऐसा शायद इसलिए एक अरसे तक मैंने इसे पर सोचा भी नहीं था। फिर जब सोचा तो हैरानी है कि अपने को हमेशा अलग करके ऐसे मानव से उसकी इज्जत में न तो आता हूँ न कभी आऊँगा। मुझे ग्वालियर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने और मुझे यह भी एक सबक की तरह समझाया है ना। तो कहते कि मैं ग्वालियर का एक शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस तरह के माहौल में जीने का अवसर भी मिला, और इस तरह से सीखने का अवसर भी मुझे मिला। वे पाकिस्तान के युद्ध के दूसरी घटना बताते हैं। पाकिस्तान के युद्ध के दिन थे, पहले युद्ध के मैं जीवन में पहली बार ब्लैकआउट, खतरे का तनाव, युद्ध के रोंगटे खड़े करने वाली खबरों के बीच से गुजरा था। फिर मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं तो पहली बार हो रही थी कि ब्लैकआउट जैसे शब्द मैंने सुने थे, खतरे का तनाव मैंने महसूस किया था, युद्ध के रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरों के बीच से मैं गुजर रहा था। वह पथरा देने वाला एहसास था जो कि कुछ हो रहा है, ये इतिहास के पन्नों या फिल्मों में नहीं, सचमुच में हो रहा है। तो कहते मेरे जीवन में पहली बार हो रहा था, जो इतिहास के पन्नों में नहीं, कोई फिल्मों में नहीं, बल्कि मेरे जीवन में हो रहा था, प्रत्यक्ष हो रहा था, सामने हो रहा था। तो ये कहते हैं कि पहला मेरा पथरा देने वाला एहसास था। यही मेरे आसपास अभी और इसी वक्त
आप लोगों को देख सुनकर ये विश्वास करना कठिन था कि वे मूर्ख व तीतर की तरह नहीं आदमी से आदमी की लड़ाई की बात कर रही हैं। तो कहते हैं कि मुझे या आप लोगों को देख कर सुनकर ये विश्वास करना कठिन होगा कि ये जो लोग मुर्गे या तीतर की लड़ाई की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि आदमी से आदमी की लड़ाई की बातें हो रही थी उस समय। उनके पीछे देशगत अभिमान, चिंता या पीड़ा नहीं, रेस क्रॉस के मैदान में खड़े तमाशबीन का जोश और उत्साह था। तो कहते हैं कि जो ये बातें हो रही थी, पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध हो रहा था, भारत पाकिस्तान का, तो कहते हैं कि ऐसे उन्हें देशगत अभिमान नहीं था, देशगत अभिमान की बातें नहीं थी, चिंता नहीं थी, पीड़ा नहीं थी। रेस क्रॉस के मैदान में खड़े तमाशबीनों का जो जोश होता है, रेस क्रॉस होती है, उसके मैदान में खड़े जो तमाशबीन होते हैं, उनका जोश और उत्साह कैसा होता है, वो अल्लाह करते चिल्लाते खूब, ऐसे जैसे मैं उनका कहीं कुछ भी दांव करने लगा। मेरी ट्रेजेडी यह थी कि युद्ध ने मुझे खामोश और उदास कर रखा था। और कहते हैं मेरे साथ ये बड़ा ही मुश्किल दौर से गुजर रहा था कि युद्ध ने मुझे खामोश कर रखा था और उदास कर रखा था। न तो मेरे मन में तमाशबीनों जैसा जोश था और न ही उत्साह था, और न रस लेने वाली कोई प्रखरता थी मेरे मन में। ऐसा तो है नहीं कि मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो, अगर ये लड़ाई होती है तो इसमें मेरा कुछ स्वार्थ सिद्ध होता हो, इसलिए मैं बड़ा चुप रहने वाला, उदास रहने वाला सा बन गया था। अगर यह सब नहीं होता तो मेरी जेब में उफनती हुई राष्ट्रीयता और देश प्रेम का झुंझुना होता तो भी काफी होता, लेकिन बदकिस्मती से वह भी नहीं था। तो कहते हैं कि मेरे पास तमाशबीनों के जैसा जोश, उत्साह और प्रखरता नहीं थी। तो अगर यह सब न होता और मेरी जेब में उफनती हुई राष्ट्रीयता होती, देश प्रेम के भाव होता, ऐसा झुंझुना मेरे पास होता, लेकिन वो भी नहीं था मेरे पास। आप अगर भारतीय मुसलमान हैं और चाहते कि आपकी बुनियादी ईमानदारी पर शक नहीं किया जाए तो यह झुंझुना बहुत जरूरी है। तो कहते हैं कि अगर आप वास्तव में भारतीय हैं और मुस्लिम हैं, ये गुलशेर अहमद खान कुशानी मुस्लिम ही थे, तो कहते हैं कि अगर आप भारतीय मुसलमान हैं और चाहते हैं कि आपकी बुनियादी ईमानदारी है कि भाई अपने भारत में रहने वाले मुसलमान हैं, उन्हें सबकी नज़र से देखा जाता है कि वो देश के प्रति वफादार है भी या नहीं, ईमानदार है कि नहीं। तो अगर आप वास्तव में मुसलमान हैं, वो भारतीय मुसलमान हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी बुनियादी ईमानदारी पर शक नहीं किया जाए, तो आपके पास ये झुंझुना होना बहुत जरूरी है। कौन सा? राष्ट्रीयता और देश प्रेम का झुंझुना होना आपके पास जरूरी है, ऐसा खिलौना आपके पास होना जरूरी है। मैंने देखा कि उसका असर आपके हिंदू दोस्तों के कानों पर नहीं, उसके जबान पर होता है, और जो हिंदू दोस्त होते हैं उनके कानों पर नहीं, उनकी जबान पर होता है, अगर आपके पास देश प्रेम और राष्ट्रीयता का खिलौना है। ग्वालियर आने से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि पढ़े लिखों में भी आदमी की कौमियत, बदलियत, जात और क्षेत्र को देखकर तब पूछा जाता है। कई बार आदमी का उसके साहित्य का मूल्यांकन इन्हीं चश्मों से किया जाता है। तो कहते हैं कि ग्वालियर से पहले मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं थी कि व्यक्ति जो होते हैं, पढ़े लिखे जो लोग कहलाते हैं, शिष्ट लोग जो कहलाते हैं, वो भी आदमी की जो कौम है उसके बारे में बात करते हैं, उसकी कौम के बारे में पूछते हैं, उसके जात के बारे में पूछते हैं, उसके बदलियत के बारे में पूछते हैं, बदलियत के बारे में पूछते हैं। तो कहते हैं कि मुझे ग्वालियर आने से पहले पता ही नहीं था, यहाँ आकर मैंने महसूस किया कि पढ़े लिखे लोग भी है वो ऐसी बातें करते हैं। कई बार आदमी का मूल्यांकन, उसके साहित्य का मूल्यांकन इन्हीं चश्मों से किया जाता है। ऐसे चश्मे, जात का चश्मा लगाकर, कौम का चश्मा लगाकर कि ये लेखक है वो किस कौम की है, किस धर्म से संबंधित है, इससे लगाकर उनका साहित्य का मूल्यांकन है वो किया जाता है। तो मुझे पहली बार एहसास हो रहा। साहित्य संबंधी उदाहरण है मेरी कहानी एक कमरे के घर, जिस पर कुछ दिनों तक सांप्रदायिक होने का विवाद चलता रहा कि एक कमरे के घर की मेरी एक कहानी है जिस पर सांप्रदायिक होने का विवाद चलता रहा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साहित्य का मूल्यांकन है, पढ़े लिखे लोग भी है वो ऐसे चश्मे लगाकर इसका मूल्यांकन करते हैं। जातिवाद का है, कौम का है, सांप्रदायिक का है, बदलियत का है, ऐसा चश्मा लगाकर। और सबसे ज्यादा बवेला मचाया था अश्क जैसे लेखक ने। और कहते हैं कि मेरी जो ये कहानी थी एक कमरे के घर, इस पर सबसे ज्यादा बवेला मचाया था अश्क जैसे बड़े लेखक ने। तब मुझे आश्चर्य हुआ था और तकलीफ हुई थी कि अक्स से ही मैंने प्रेरणा ली है, उन्हीं से ही मैंने सीखा है, वही मेरे विरुद्ध बोल रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ था मुझे, और सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ था और तकलीफ भी। अब कुछ नहीं होता। याद आती है कि इलाहाबाद की दूसरी यात्रा में अश्क जी ने कहा था, यार तुम तो बड़े तेज निकले, इतने दिनों में तुमने यह भी नहीं मालूम होने दिया कि तुम्हारा असली नाम क्या है। वे तो मुझे तो कहते हैं कि जब मैंने इलाहाबाद की दूसरी यात्रा की और अश्क जी मुझे मिलते हैं तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम तो बड़े तेज निकले, तुमने तो अपना असली नाम भी नहीं बताया मुझे, और तुम्हारा असली नाम क्या है। वे तो मुझे बीच में बात रह जाती है, तो इन्होंने कहा था कि इसमें क्या फर्क पड़ता है,
अगर आप मेरे नाम से मेरा मूल्यांकन करना चाहते हैं, मेरे नाम से है मेरे लेखन का मूल्यांकन करना चाहते हैं, क्या फर्क पड़ता है? पड़ता तो कुछ नहीं, लेकिन मालूम हो तो होना ही चाहिए। तो कहते हैं कि हाँ, फर्क तो कुछ नहीं पड़ता, लेकिन नाम तो मालूम होना ही चाहिए। आपने पूछा कब? इन्होंने कहा कि आपने पूछा कब? कि नहीं पूछा है, लेकिन तुम तो बता सकते थे। ऐसा कोई जिक्र नहीं है, फिर जरूरत भी क्या थी? मुझे याद नहीं कि उनसे जवाब क्या मिला, आगे याद करने की जरूरत भी नहीं रही। मैं जानता हूँ कि उनका जवाब सच नहीं था, और जो सच था उसे असली या उसके हम ख्याल और प्रगतिशील की ओर छिपाते हैं। तो कहते हैं कि आगे हमारी वार्तालाप है वो क्या होता है। अस्कर जी ने मुझे क्या उत्तर दिया था मुझे अच्छे से याद नहीं, और याद रखने की जरूरत भी नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया था कि जिसे याद रखा जाए। और असली या उनके हम ख्याल और प्रगतिशील की ओर छिपाते हैं, अगर ऐसा जवाब उन्होंने दिया था तो सच भी नहीं था, सही भी नहीं था। तीसरा भाग लिखते हैं अपना ये, संघर्ष एक ऐसा चपटा चालू और घुसा हुआ शब्द है रंडे की तरह, कि अपने संदर्भ में इसका उपयोग करते हुए मुझे हमेशा हिचक और शर्म सी महसूस होती है। संघर्ष तो कहते हैं संघर्ष एक ऐसा शब्द है जिसे मैं कुछ नहीं मानता, बिल्कुल घिसा पिटा मानता हूँ, चपटा चालू और घुसा हुआ मानता हूँ, और मुझे अपने लिए इसका प्रयोग करना हिचक और शर्म सी महसूस होती है। संघर्ष कौन नहीं करता? आज संसार में देखें तो संघर्ष है वो कौन नहीं करता, सभी करते हैं। जीते रहने का नाम ही शायद संघर्ष है। लेकिन हाँ, बदकिस्मती से एक लेखक पर इसकी मार दोहरी जरूर होती है। हाँ, मैं मानता हूँ संसार में सभी लोग हैं जो जिसने जीवन पाया है वो सभी संघर्ष करते हैं, जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। लेकिन जो एक साहित्यकार होता है, एक लेखक होता है, मानता हूँ संघर्ष की मार उस पर दोहरी होती है। एक तो उसे अपने जीवन का व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष होता है, दूसरा अपने साहित्यिक जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, तो दोहरी मार उस पर पड़ती है। मानता हूँ इस बात को। व्यक्ति की तरह जीवित रहने का संघर्ष है, आम आदमियों की तरह तो करता ही है। पर रोजाना अखबार की सुर्खियों में समस्या उठाकर लिखने वाला हंसी मजाक का लेखक या चुटकुलेबाज नहीं है, तो लेखक अपने आप में निरंतर चलने वाला संघर्ष है। जिस दिन यह संघर्ष खत्म होगा, लेखक का वो मर जाता है। और कहते हैं कि अगर जीवन में संघर्ष खत्म हो जाए, एक लेखक के जीवन में संघर्ष खत्म हो जाए, तो लेखक नहीं रह जाता है, मर जाता है। आज से 7 साल पहले ग्वालियर से भोपाल आकर मैंने बड़े सुकून की सांस ली। पिता मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं 10 बरस पुरानी नौकरी छोड़ दूंगा, एक बिल्कुल नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। कि 7 साल पहले मैंने ग्वालियर से फिर मैं भोपाल आ गई, और 10 वर्षों तक मैंने ग्वालियर में जो नौकरी की थी, मुझे पता नहीं था कि मैं 10 वर्षों की अपनी इस मेहनत को छोड़ दूंगा, और एक दिन नए जीवन की शुरुआत की थी मैंने यहाँ से भोपाल से। और नए साल में पहले वापस भोपाल में लौटते मुझे यह पता था कि संघर्षों की वह बिल्कुल नई शुरुआत है। और कहते हैं कि जब मैं ग्वालियर से भोपाल लौटा तो मुझे पता नहीं था कि मेरे जीवन की नई संघर्ष की शुरुआत होने वाली है। मैंने स्वतंत्र लेखक की तरह जीना चाहा था, वह मुझे नहीं चला, लेकिन मैं एक स्वतंत्र लेखक की तरह नहीं जी सका। नौकरी से बचने के लिए मैंने प्रकाशन का काम भी शुरू किया। 6 माह के भीतर मेरी सांस उखड़ गई और मैं पटरियों पर आ गया। दरअसल ये मेरा सारा संघर्ष बाहरी नहीं भीतरी होता है। आपके व्यक्ति और लेखक का संघर्ष जिसमें एक दूसरे को भी जाना जाता है। सरस्वती के उपासक और साहित्य के साधक कलाकारों के लिए अपनी कहता हूँ मेरी ट्रेजेडी और औसत भारतीय लेखक की ट्रेजेडी थी। तो कहते हैं कि मैं अपने जीवन की ट्रेजेडी है वो कहता हूँ, अपने जीवन का संघर्ष है वो मैं कहता हूँ कि जो एक सरस्वती का उपासक होता है, साहित्य के साधक जो होते हैं, लेखक कलाकार की नहीं, अपनी कहता हूँ मेरी ट्रेजेडी एक औसत भारतीय लेखक की रही है। मैं अपना और अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी चाहता था, और वह भी नहीं चाहता था कि लेखक रह रहूं, बस तकलीफ इतनी सी थी और आज भी है। कहते मैं एक अपने परिवार से जुड़कर भी रहना चाहता था, अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी भी चाहता था, और साथ में है वो एक लेखक भी रहूं ऐसा भी मैं चाहता था। यही मेरी जिंदगी की ट्रेजेडी रही है, आज भी है। 17 वर्ष की उम्र की किराने गिरी से लेकर आज 38 की अवस्था के मध्य प्रदेश शासन साहित्य परिषद के सचिव के पद तक यात्रा, कड़वे तीखे अनुभवों की यात्रा तो है ही, बड़ी दिलचस्प भी है। कि मैं 17 साल की उम्र में मैंने किरानागिरी से कार्य शुरू किया था, आज 38 साल का हो गया हूँ, एक लेखक के रूप में भी जाना जाता हूँ। एक मैंने प्रदेश शासन साहित्य परिषद के सचिव के रूप में मैंने कार्य किया है, बहुत सारी नौकरियाँ मैंने की है। तो जैसे मैंने जीवन के हैं वो बहुत ही कड़वे मीठे अनुभव है वो प्राप्त किए हैं, और वे मेरे लिए बड़े दिलचस्प भी हैं। इसी तरह एक स्थानीय पत्र में प्रकाशित पहली कहानी से लेकर 8-10 पुस्तकों के लेखक बन जाने या अपने उपन्यास काला जाल के सोवियत रूस में प्रकाशन तक का रास्ता सीधा सपाट नहीं था। तो कहते हैं कि मैं एक छोटी सी मैंने पहली प्रकाशित कहानी
से लेकर स्थानीय पत्र में एक प्रकाशित मेरी पहले एक छोटी सी कहानी हुई थी, उसके बाद में मैं 8-10 पुस्तकों की रचना कर देता हूँ। उसके बाद में मेरा एक काला जाल नाम से मेरा उपन्यास में प्रकाशित हुआ है। तो इस सब का जो रास्ता है वो सीधा सपाट नहीं है, इसमें अनेक भटकने वाले मोड़ भी आए हैं, कई अंधी गलियों से भी मुझे गुजरना पड़ा है, क्योंकि ये हर लेखक की अनिवार्य नियति है, लिहाजा मैं नहीं जानता कि वह कितनी नहीं होगी। तो कहते हैं ये ऐसा जीवन में संघर्ष में साहित्य जगत में लेखन क्षेत्र में जो मोड़ आते हैं वो सभी लेखकों के जीवन में आते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता मेरे जीवन में क्या नया हुआ। लेकिन हाँ, व्यक्तिगत अनुभव बिल्कुल मेरे अपने हैं, वैसे मेरे लिए ही है। मेरी अब तक की जिंदगी संवेदना, व्यवहारिक सूझबूझ के स्तर पर जुड़ो, तदजनित तकलीफों और फिर भूलों को बार बार दोहराने का इतिहास नहीं है। मेरी जो व्यक्तिगत जिंदगी है वो संवेदना के लिए, व्यवहारिक सूझबूझ से काम लेने की और न जाने अनेक तकलीफों से भरी हुई और भूलों को बार बार दोहराने वाली मेरी जिंदगी रही है व्यक्तिगत। मैंने बहुत से सही काम गलत वक्त पर, गलत काम सही वक्त पर किए और मैं पछताता भी रहा हूँ। शायद मेरी जिंदगी का सिराजा बिखरे उस किताब की तरह रही है जिसके पन्ने जिल्द साज की भूल से गलत सलत बन गया। तेरे मेरी जो जिंदगी है, जिंदगी का सिराजा बिखरे एक बिखरी हुई किताब की तरह है, जिसे जिल्द साज ने जल्दबाजी में गलत सलत बांध दी है, गलत सलत पन्ने हैं वो लगा दिए हैं। इस किताब का पहला पन्ना 50वें पृष्ठ से शुरू होता है। किताब का पहला पेज है वो 50वें पृष्ठ से शुरू होता है और आरंभिक पृष्ठ कहीं बीच में खोलते हुए चले जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैंने बहुत से शरीफ सहेलियों लेकर मित्रों पहले पढ़ाई की होती, फिर अच्छी नौकरी, फिर लेखकी, फिर प्रेम, फिर शादी और फिर लेखकों को वसूल करता हुआ धीरे धीरे बूढ़ा होता है। तो कहते हैं अगर मेरे जीवन में ऐसा नहीं होता, 50वां पेज 50वें नंबर पे होता, पहला पृष्ठ पहले पृष्ठ पर ही होता, तो शायद मैं भी इस बड़े लेखकों की तरह पहले अपनी पढ़ाई पूरी करता, फिर अपनी नौकरी करता, शादी करता, प्रेम करता, फिर शादी करता, फिर है कि अपनी पढ़ाई पूरा करता, शादी करता और लेखकी को वसूल करता और धीरे धीरे बूढ़ा होता, फिर प्रेम। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि पढ़ाई के दिनों में नौकरी की और नौकरी के दिनों में मैंने पढ़ाई की। पहले लेखक बना और फिर बाद में अपनी जिंदगी की ओर ध्यान दिया, या पहले शादी की और बाद में प्रेम किया। यह बेरहा भी कुछ हालत की देना, कुछ मेरी अपनी जिसके तहत मैंने कई नौकरियां की और थोड़ी फिर कर ली। कहते हैं मेरी जो ऐसी हालत रही है मेरे जीवन की, ऐसा व्यवहारिक मेरा जो जीवन रहा है, इसका मैं कहीं कहीं खुद भी कुछ जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी नौकरियां की और उसे छोड़ भी दिया। पहले अभाव, फिर गौर, मुफलिसी, फिर जनाबों जैसी अय्याशी और फिर मुफलिसी में मैंने ऐसे दिलचस्प उतार चढ़ाव है वो मेरी जिंदगी में देखे हैं कि अब जाने वाले कल से बहुत ज़्यादा डर नहीं लगता। गर्दिश कुछ तो हालात के होते हैं और कुछ अपने पैदा किए होते हैं। गर्दिश का मतलब होता है तनाव के दिन, संकट के दिन, गर्दिश के दिन, संकट के दिन, मुसीबत के दिन, तनाव के दिन। तो कहते हैं कि जब जिंदगी में जो कुछ संघर्ष होते हैं, संकट आते हैं, तनाव जो आते हैं, समस्याएं जो होती है, उसके लिए कुछ हालात के मारे होते हैं, कुछ अपने पैदा किए हुए होते हैं। मेरी ज़्यादातर गर्दिश अपनी ही पैदावार है। और मेरे कहते हैं कि गुलजार अहमद खान शानी जी कहते हैं कि मेरी जो गर्दिश है, मेरी जो संकट है, मैंने अपनी खुद की पैदा की हुई है। ज़्यादातर मैंने खुद मेरी अपनी पैदावार है, क्योंकि मेरा दोस्त सिर्फ यही कि मैं लेखक था, वो लेखक ही बने रहना चाहता हूँ। क्योंकि जो संकट मेरा आया इसी काम से है, क्योंकि मैं एक लेखक के रूप में हूँ, वो लेखक बना रहना चाहता था, इसलिए मेरे सामने हर दिन संकट का सामना मुझे करना पड़ा। व्यक्ति और लेखक के आंतरिक संघर्ष आज भी बना हुआ है। मैं लेखक को जीतता हुआ देखना चाहता हूँ कि पिछले सब कुछ को भूलकर फिर एक शुरुआत हो, लेकिन बकौर का रो में है रस्में उठते कहाँ लेके तमे, न हाथ बाग में है न बाहर रकाब में। कहते जिंदगी का जो संघर्ष है जो थम नहीं सकता। मैं एक लेखक भी बना रहना चाहता हूँ, एक व्यक्ति भी बना रहना चाहता हूँ, और इन दोनों का सामंजस्य है बिठाकर चलना बड़ा ही मुश्किल होता है। संकट के समय है वो सामने आने लगते हैं, संकट के दिन आने लगते हैं, और यही संकट के दिन है वो अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत है वो करते चले जाते हैं। इसी के साथ अपनी ये जो गर्दिश के दिन गुलजार अहमद खान शानी है, जिनका अपना आत्मनिर्भर था, ये कौन होते हैं, इनके बारे में हमने बहुत सी बातें हैं वो इसे पाठ से हैं वो हमने जानी, इस अध्याय से हमने सीखी कि किस तरह व्यक्ति को है वो जीवन का संघर्ष आता है, लेकिन उन सबसे अपने आप को समझौता करते हुए, सामंजस्य बिठाते हुए अपने जीवन है उसको आगे बढ़ाते रहना चाहिए। उन संकटों से परेशान होकर, उन गर्दिश के दिनों से परेशान होकर हतोत्साहित है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि एक नया जोश, एक नई उमंग, नई उत्साह के साथ है वो हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसा कि इन्होंने किया था, संकट का सामना इन्हें भी करना पड़ा, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी और अपने लेखकीय जीवन में
जानते हैं, बहुत सारी बातें हैं हमने इनके अध्याय से वो सीखी। अगले विषयों के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।